गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब आपकी घर बैठे चिंता को करने बहुत दूर पढ़ाई को लेकर आ गए हैं अमित चौहान सर, उनके दो कोहिनूर आईटी एक्सपर्ट वंस कैमरामैन यश के साथ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलिए आज की बात पी ब्लॉक के साथ करते हैं शुरू। बिल्कुल पी ब्लॉक के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर नंबर 1 ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेकर आपको कवर अप करा दिया गया है। आज बारी रहेगी लेक्चर नंबर 2 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप, एटॉमिक साइज का वेरिएशन, आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वेरिएशन और भी कुछ बातें हमने आपसे डिस्कस की। आज बारी है केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड 16 पढ़ने की। लेकिन कंपाउंड से पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। आज हम बात करने वाले हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कोवेलेंसी। आइए जानने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में 2-3 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की समझाते हैं, क्लियर है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बस साधारण सी 2 लाइनें ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर आप याद रख सकते हैं। कौन सी लाइन? पहली, भाई एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, कितने, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, इनके लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इनके लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज हो जाएगी दैट इज -3, या फिर वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं स्टेबल होने के लिए। तो रेंज कितनी हुई? या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें या 5 शेयर करें या छोड़ दें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज आपकी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हो जाती है -3 से लेके +5। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये केवल इसी रेंज के अंदर ही अपने कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे अगर हम ये पूछने लगे कि बच्चों बताइए क्या NO3 एग्जिस्ट करता है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर बोलने वाले हैं, सर बिल्कुल, ये तो नाइट्रेट होता है, एग्जिस्ट करता है। मैं आपसे कहता हूं NO3 नाइट्रेट नहीं होता, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होता है। आइए इस स्पीशी की वैलिडिटी चेक करते हैं। क्या ग्रुप 15 एलिमेंट इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? नाइट्रोजन का अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो X + 3 × -2 = 0, और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। अब क्या ये इस रेंज में लाई करता है? बिल्कुल लाई नहीं करता। नाइट्रोजन जितने भी कंपाउंड्स बनाएगा वो इस रेंज के अंतर्गत ही बना सकता है, -3 से +5 तक ही बना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल भी इस तरह का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपसे पूछता हूं क्या NO3 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा? निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, X + 3 × -2 = -1। अब आप देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, और यस, नाइट्रेट आयन बिल्कुल अच्छे से एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। अब प्यारे बच्चों, इसकी रेंज हो गई ग्रुप की -3 से लेके +5। चलो तो अब जानने की कोशिश करते हैं इस रेंज में से कौन कौन से इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। मैं यहां पर पहला एग्जांपल फास्फोरस का लिखता हूं। फास्फोरस की बच्चों बात करते हैं, लास्ट वाले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है लास्ट वाले शेल की, दैट इज 3s2 3s2, ये रहा, और इसके बाद रहा 3p3। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस की। दिस इज 3s2, दिस इज 3p3, राइट। अब याद रखो 3s2 3p3, और यहां पर ये d ऑर्बिटल्स
खाली पड़े हुए होते हैं। भाई थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ, सॉरी एस, पी और डी, 3 सब शेल होते हैं। यहां पर डी ऑर्बिटल भी होता है लेकिन वो खाली होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी रेंज में से कौन कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। अब जैसे फास्फोरस ही है बच्चों, अब यहां पर आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अगर फास्फोरस के पास कोई इससे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आके बॉन्ड बनाता है तो फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण शो करेगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, शो करेगा -3, इसीलिए हमने लिख दिया -3। क्लियर है। लेकिन अगर कोई फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आके बॉन्ड बनाता है तो फास्फोरस शो करेगा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करेगा +3। इसीलिए हमने यहां पर लिखा फास्फोरस के लिए +-3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +-3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, प्लस भी शो कर सकता है, माइनस भी शो कर सकता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसका एक्साइट हो जाए, 3s से एक्साइट हो जाए, जंप हो जाए, 3d में जंप हो जाए, तब इसके पास 5 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस वक्त ये शो करेगा +5। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के कौन कौन से हुए? एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, एक होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। प्यारे बच्चों, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे -3, +3 और हो जाएगा +5। पूरे ग्रुप में जनरली ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अब पहला पॉइंट नोट लगा के लिखें, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही दिखाते हैं, केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही दिखाते हैं, और ये नॉन मेटल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। रीजन क्या होता है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल वो एलिमेंट्स दिखाते हैं जिनका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली शोन बाय 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी नाइट्रोजन का साइज ज्यादा छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा टेंडेंसी रखता है दिखाने की। बचे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बचा +3 और एक बचा +5। अब आप जानते हैं 11th क्लास में आपको हमने बताया हुआ है, जैसे ही डाउन द ग्रुप आते हैं, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आओगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे नीचे जैसे आते जाओगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती जाती है, और रादर लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है। बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है? क्यों शो नहीं करता, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होता है क्योंकि अगर बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ के केस में यहां पर अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो एस के अंदर होता है, ये जो पेयर होता है ये इनर्ट हो जाता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इस पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और इस इफेक्ट को आप जानते हैं बच्चों, हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, क्योंकि एक पेयर इनर्ट हो जाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से इसके केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में जा सकते हैं, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, और उसी की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निचले वाला जो एलिमेंट होता है जनरली उसके लिए अचीवेबल नहीं होता। अब अगर कहीं पर बाई चांस आपको कहीं पे बिस्मथ लिखा हुआ भी मिल जाए, ऐसा बिस्मथ का कोई कंपाउंड आपको देखने को मिल जाए जहां पर बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे
तो +5 आएगा। 2x 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ भाई, क्या ये पेंटा ऑक्साइड बिस्मिथ का स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो इसका बच्चों सीधा सीधा आंसर है अनस्टेबल है। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि बिस्मिथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप यहां पर क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, N2O5 एग्जिस्ट या P2O5 एग्जिस्ट, इनके पेंटा ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे आएगा, बट पेंटा ऑक्साइड ऑफ बिस्मिथ डू नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट शोन बाय द लास्ट एलिमेंट। जो निचले वाला एलिमेंट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो उसके अंदर वो कंपाउंड भी नहीं बना सकता। आशा करता हूं क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। कई बार आपसे इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं भाई बिस्मिथ +5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई स्पष्ट सी बात है, अगर बिस्मिथ +5 में है बच्चों, तो वो +3 में आने की कोशिश करेगा। +5 में है, +3 में आने की कोशिश करेगा, और जब वो +3 में आने की कोशिश करेगा तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। और ऐसे आयंस को और ऐसी स्पीसीज को जिनका रिडक्शन होता है, वो एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी सेंस में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई B2O5, Bi2O5 या बिस्मिथ +5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है? तो आंसर फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर ही आपको देना है। आशा करता हूं ये बात अच्छे से आपके क्लियर हो गई होगी। अब प्यारे बच्चों, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक -3, एक +3, एक +5। -3 केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस शो करेंगे, और वहां पर भी नाइट्रोजन ज्यादा शो करेगा। +3 और +5 सभी शो करते हैं, लेकिन निचले वाला +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन होता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से निचले वाले एलिमेंट में एक पेयर इनर्ट हो जाता है। पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पहुंचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर जंप नहीं करता, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। आशा करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के विषय में कही गई सारी बातें आपके क्लियर होंगी। अब बच्चों मान लो यही क्वेश्चन आपका ग्रुप 16 पर आ जाए, तब कैसे इसको टैकल करोगे? भाई ग्रुप 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम लिख दोगे आप अच्छे से। लिखने के बाद यहां पर लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट करते रहो साथ के साथ। ऑक्सीजन सल्फर वाले ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली के अंदर वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या छोड़ सकते हैं। वहां पर रेंज हो जाएगी -2 से लेके +6। वहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, वहां पर रेंज हो जाएगी -2 से लेके +6 तक। तो यहां पर -3 से +5 है, वहां पर ग्रुप 16 के अंदर -2 से रेंज हो जाएगी +6, -2 से रेंज हो जाएगी +6। अब हम आपसे पूछते हैं, जिस प्रकार यहां पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े कॉमन से हैं, कौन कौन से हैं? यहां पर है -3, +3 एंड +5, वहां पर होगा -2, +4 एंड +6, राइट। अब -2 को केवल ऑक्सीजन और सल्फर शो करेंगे, क्योंकि स्मॉल साइज होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, केवल 2 शो करेंगे। +4, +6 को सभी शो करेंगे, लेकिन निचले वाला जो एलिमेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो +6 शो नहीं करेगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताओ, क्या SO4 एग्जिस्ट करेगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, +8 आएगा, x + 4 × -2 बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेंज से ही बाहर चला गया। क्या अब मैं आपसे पूछूं SO4 -2 एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +6 आएगा। तो क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ जाए,
मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से करके दिखा देंगे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर कई बार एक दो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों आपसे कहा जाए कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? जानने की कोशिश करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ऐसे केस में भी जो सेंटर एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आप निकालोगे 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के हो गया 0। यहां से x निकाल लोगे, x आएगा बच्चों +6। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर है सल्फर, यहां पर है, तो अब किसी भी रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ही हो सकता है। और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर केवल डिक्रीज हो सकता है उन्हें कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, और उस सब्सटेंस को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब यहीं पर क्वेश्चन आ सकता है, भाई सल्फ्यूरस एसिड के बारे में बताइए। तो बेटा सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +4 आएगा। +4 आने का मतलब है H2SO3 में सल्फर यहां पर है बच्चों, यहां पर है, यहां पर है +4 में। अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी सकता है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो हम सल्फ्यूरस एसिड को दोनों में काउंट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। ऑक्सीडेंट भी हो सकता है ये, रिडक्टेंट भी हो सकता है। आशा करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर जितनी बातें कही गई हैं आपने बड़े अच्छे से नोट कर ली होंगी। अब कई बार बच्चों, कुछ बच्चों को एंड इवन टीचर्स को भी 2 टर्म बड़ी एक जैसी सी लगती हैं, और वो दोनों टर्म एक जैसी सी कौन सी हैं, आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद दूसरी जो टर्म आती है ध्यान देने वाली, वो आती है कोवेलेंसी। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेकंड टर्म, सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको कोवेलेंसी के नाम से पहचाना जाता है। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। भाई कोवेलेंसी का मतलब क्या है? देखिए, कई बार कहते हैं नाम में क्या रखा है काम देखो यारो। मैं कहता हूं नाम में ही, केमिस्ट्री में हर वर्ड, हर टर्म के नाम में ही बहुत कुछ रखा है। अरे कोवेलेंसी, नाम में ही सब कुछ रखा है बेटे। देखिएगा, कोवेलेंसी का मतलब है एक एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कौन एलिमेंट कितने बना सकता है। अब बच्चों हमेशा एक बात याद रखो, किसी भी ग्रुप के अंदर जो पहला मेंबर होता है वो बहुत छोटा होता है साइज में। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली में फ्लोरीन। अब छोटा होने की वजह से उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स कम बनते हैं, वो कम एटम के साथ ही बॉन्ड बना पाता है, ज्यादा एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है। आइए कारण खोजने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप जानते हैं नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, और 7 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 2s2 एंड 2p3। भाई नाइट्रोजन में 2 ही सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं। ये रहे s के अंदर इलेक्ट्रॉन, और बच्चों ये रहे p के अंदर इलेक्ट्रॉन। s के अंदर इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अब जहां तक नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने की बात है, तो आप जानते हैं इसके अंदर 2 ही शेल होते हैं। इसका मतलब s सब शेल होगा और p सब शेल होगा। पहला मेंबर किसी भी ग्रुप का हो उसके पास d ऑर्बिटल्स खाली नहीं होते। अब अगर खाली नहीं होते तो वो अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा नहीं सकता।
ये हद से हद 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, या अगर लोन पेयर कहीं दे दे, नाइट्रोजन लोन पेयर अपना कहीं पर दे दे, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर अगर कोई खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता, डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां एक्साइट हो जाता और ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता था, एक्सटेंड कर सकता था। लेकिन यहां पर कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर है? लिख देते हैं इस बात को, लैक ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, लैक ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। भैया इनके पास डी ऑर्बिटल्स का अभाव होता है। अब अगर डी ऑर्बिटल्स नहीं है, क्लियर है, और वो भी वेकेंट, पूरा होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से नाइट्रोजन कैनॉट शो, नाइट्रोजन कांट शो, कैनॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन बाकी एलिमेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे जाएंगे, इनके सभी के पास 2 शेल से ज्यादा होते हैं, और जैसे ही तीसरा शेल एटम में आता है, डी सब शेल की एंट्री हो जाती है। राइट? अब फास्फोरस की बात करो, 3s2, ये हो जाएगा 3p3, और डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ होता है। ये डी ऑर्बिटल यहां पर खाली पड़ा हुआ होता है। क्लियर है बच्चों? ये डी ऑर्बिटल यहां पर खाली पड़ा हुआ होता है। अब डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से जब कोई ज्यादा, गौर से सुनिएगा, जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उठ के आता है, ज्यादा पावरफुल एटम फास्फोरस के नजदीक आता है, तो आराम से वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकता है 3s से 3d में, क्योंकि खाली डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो इसको बोलेंगे दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस के पास 5 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। साथ के साथ कुछ ऑर्बिटल्स और खाली पड़े हुए हैं, ये अतिरिक्त कोई इलेक्ट्रॉन पेयर और भी गेन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इन डी ऑर्बिटल्स की वजह से, मुख्य कारण ये है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, क्लियर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, क्लियर है, फास्फोरस कैन शो, फास्फोरस शो कर सकता है, कैन शो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 5, क्लियर है, ये 5 से भी ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकता है। क्लियर है? 5 से। यहां देखो हमने साइन अपोजिट लगा दिया, ये बेटा ऐसे है, कोवेलेंसी लेस देन 4, यहां पर है 5 और 5 से ज्यादा की कोवेलेंसी भी शो कर सकता है, 4 या 4 से ज्यादा की कोवेलेंसी भी शो कर सकता है। अब इस पर बन जाते हैं ढेर सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नोट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये 4 तक की कोवेलेंसी शो करेगा नाइट्रोजन, 4 से ज्यादा दिखा ही नहीं सकता। कारण क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, एटम एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है और एटम एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना सकता है, अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है। राइट? अब आपसे बच्चों क्वेश्चन आया, NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन, बट PCl5 एग्जिस्ट। भाई आंसर सीधा सीधा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को उतार देना है। कैसे? आप यहां पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाने हैं, कोवेलेंसी 5 शो करनी है, तब जाके NCl5 बनेगा। PCl5 के अंदर फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, तब जाके PCl5 बनेगा। अब नाइट्रोजन तुम कोवेलेंसी शो कर ही नहीं सकता, क्लियर है, 4 से लेस ही कोवेलेंसी शो करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड से नीचे ही नीचे बना सकता है, या 4 कोवेलेंट बॉन्ड, हद से हद 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जबकि फास्फोरस जो कोवेलेंसी है
5 की भी शो कर सकता है और 5 से ज्यादा की भी शो कर सकता है। इसीलिए फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना के PCl5 मॉलिक्यूल को बना सकता है, इसको बना सकता है, जबकि NCl5 5 कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता ड्यू टू द लैक ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से ठीक से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे कितने सारे क्वेश्चन इस पे बच्चों बन जाते हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए रहता है कि भाई R3 N डबल बॉन्ड O डू नॉट एग्जिस्ट बट R3 P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों इसका कारण आपको बताना है। भाई बता सकते हैं सिंपल सा, ये भी कोवेलेंसी के बिहाफ पर ही आंसर आना है, ये भी कोवेलेंसी के बिहाफ पर ही आंसर आना है। एग्जांपल, नाइट्रोजन है यहां पर, 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो 3 एल्काइल ग्रुप से बनाएगा और 2 कोवेलेंट बॉन्ड उसको ऑक्सीजन से बनाने हैं। यहां पर कोवेलेंसी इस कंपाउंड को बनाने के लिए नाइट्रोजन को 5 दिखानी पड़ेगी। क्या आपसे मेरा सवाल है, अभी डिस्कस किया है, क्या नाइट्रोजन 4 से ज्यादा कोवेलेंसी दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नाइट्रोजन दिखा नहीं सकता, इसीलिए ये वाला कंपाउंड नाइट्रोजन का नहीं बन सकता। ये एक फेक कंपाउंड है क्योंकि 5 कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? नाइट्रोजन कैनॉट शो ए कोवेलेंसी मोर देन 4। क्लियर है, या 4 से नीचे नीचे कोवेलेंसी रहेगी। कारण क्या है उसका? लैक ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। लेकिन ये वाला कंपाउंड तो एग्जिस्ट करने वाला है। क्यों करने वाला है? कारण है क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड इजीली बना सकता है। अब आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए शॉर्टकट में, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ PCl6 नेगेटिव बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फास्फोरस 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। आपसे पूछा जाए भाई NCl6 बनेगा या नहीं बनेगा नेगेटिव? बिल्कुल नहीं बनेगा। 6 कोवेलेंट बॉन्ड ये बेचारा कहां से बनाएगा? मैक्सिमम 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस तरह के क्वेश्चन कोवेलेंसी पर आपके आराम से पूछे जा सकते हैं। अब आपसे ऐसा ही एक क्वेश्चन ग्रुप 16 से भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की भी कोवेलेंसी फिक्स होती है। ऑक्सीजन भी या तो 2 की कोवेलेंसी शो करेगा क्योंकि 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके पास, या अगर एक लोन पेयर डोनेट कर दे तो हद से हद 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें, यहीं पर इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगर बात करें सल्फर की, तो सल्फर में नंबर होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ये रहा, ये आपने सल्फर का एग्जांपल लिया। 16 का मतलब 3s2 एंड दिस इज 3p4। अब आप जानते हो सल्फर में 3rd शेल होता है, तीसरा शेल होता है, डी ऑर्बिटल्स खाली अवेलेबल होते हैं। ग्राउंड स्टेट में 2 की कोवेलेंसी शो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ पहला तो 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 4 की कोवेलेंसी शो कर सकता है, और एक और मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अगर एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो सल्फर कोवेलेंसी 6 की शो करेगा। तो सल्फर जो है 2, 3, 4, 6 की कोवेलेंसी शो कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन में 2s2 2p4 डी ऑर्बिटल खाली नहीं होते, तो ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। अब वहां पर क्वेश्चन क्या आएगा आपसे बच्चों? यहां तो NCl5 को लेकर आ गया, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई OF6 नहीं बनता जबकि SF6 बनता है। तो मेरे बेटे आराम से बता देंगे कि सल्फर कोवेलेंसी 6 की शो कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन किसी भी हालत में 6 की कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता, और इसीलिए ऑक्सीजन ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट भी नहीं करता। अब साथ के साथ एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड के लिए ग्रुप 16 से आपसे पूछा जा सकता है, और ग्रुप 16 को लेकर क्या है वो क्लासिकल क्वेश्चन बच्चों ये है, आपसे पूछा जाता है भाई SH6 डू नॉट एग्जिस्ट
do not exist, but SF6 exist, SF6 exist। ये भी बोर्ड का वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है जो कोवेलेंसी को लेकर ही होता है। अब कई बार बच्चा यहां पर क्या सोचता है, सर सल्फर 6 बॉन्ड यहां बना रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड यहां बना रहा है। अब दिमाग में गणना शुरू हो जाएगी, कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, भाई अब पीछे लॉजिक क्या है। एक बात याद रखो, नोट करके लिखना, सल्फर 6 बॉन्ड कब बनाता है? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट होता है। अपने आप को ये एक्साइट नहीं होता बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट तब होते हैं जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आता है जो इससे ज्यादा पावरफुल होता है, तभी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां पर बैठा देता है। क्लास में टीचर आता है, एक सीट से उठा के बच्चे को पीछे भेज देता है, उठा के पीछे वहां खाली उस पे बेंच पे जाके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि टीचर बच्चे से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अगर एक बच्चा ही आ जाए क्लास का और वो कहे कि चलो भाई आप उठ के पीछे बैठो, तो बच्चा उसे कह देता है चलिए मजाक ना कर, ठीक है। तो कब एक्साइटेशन होता है? एक्साइटेशन तब होता है जब सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन के केस में तो ये एक्साइटेड स्टेट शो ही नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं करा पाएगा। क्लियर है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट ही नहीं करा पाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ अगर सल्फर बॉन्ड भी बनाएगा तो बस ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2। अब आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन को तो देखते ही इलेक्ट्रॉन भग जाएंगे यहां से, क्लियर है? यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पहुंच जाएगा। तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहां, ये है सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका एक बड़ा प्यारा सा आंसर होता है, आप इसके लिए एक लाइन लिखना कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली अचीवेबल with highly electronegative element, with highly electronegative element। तो सल्फर 6 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन ये नहीं कि कोई भी एटम आके 6 बॉन्ड बनवा देगा उसके, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आशा करता हूं बारीक बारीक सी सारी बातें, सारे क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, कोवेलेंसी को लेकर आपने रिकॉर्ड कर लिए होंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सल्फर 6 बॉन्ड यहां बना रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड यहां बना रहा है, 6 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां शो कर रहा है, 6 का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां शो कर रहा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही अचीवेबल होता है, राइट? क्योंकि उसमें अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को उठवाना चाहिए, जो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करा सकता है। आशा करता हूं लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं दूसरे हाफ की तरफ। बच्चों अब बारी आती है केमिकल कंपाउंड्स या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड 16 एलिमेंट्स। देखिए, जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स हम जनरली 3 एलिमेंट के साथ देखते हैं, किसी भी ग्रुप के। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप 15 और 16, 17 या 18 हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। दूसरा, कंपाउंड देखे जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और तीसरा कंपाउंड देखे जाते हैं हेलोजन के साथ। तो आइए सबसे पहले ग्रुप 15 के जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के साथ, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। अब हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद बनाते हैं NH3, ये बनाएगा PH3, नेक्स्ट एलिमेंट बनाएगा ASH3, सब पे एक लोन पेयर बच जाएगा। एक बनाएगा SBH3 बनाएगा, और लास्ट में होगा BiH3। भाई सारे के सारे कंपाउंड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनते हैं,
इनको जनरली हाइड्राइड्स कहा जाता है। लेकिन हाइड्राइड वहां कहा जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब अगर इनके साथ बात करें, नीचे के तीनों एलिमेंट्स बड़े होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यहां हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पर तो ये सारे कंपाउंड हैं हाइड्राइड्स, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहां पर आप हाइड्राइड्स नहीं बोलेंगे, यह है कंपाउंड, कह दो कंपाउंड विद हाइड्रोजन। तो जनरली तो कंपाउंड विद हाइड्रोजन को हाइड्राइड्स कहते हैं, लेकिन हाइड्राइड हम सभी को नहीं कहेंगे, उन कंपाउंड्स को कहेंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नंबर 1। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं इन कंपाउंड्स के बारे में, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉन्ड लेंथ को लेकर। इनकी बॉन्ड लेंथ को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब भाई हम जानते हैं नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, फास्फोरस का उससे बड़ा होता है, आर्सेनिक का उससे बड़ा, एंटीमनी और फिर बिस्मथ। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है एटम का, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। यहां पर बात करने वाले हैं नाइट्रोजन का, ये जो साइज होगा छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। धीरे 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 यहां से इस तरफ जाओगे, एटम का साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ए बढ़ा दिया हमने, साइज बढ़ा करके लिख दिया, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला हम लिखने वाले हैं भाई, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आपसे पहला क्वेश्चन आता है, सारे कंपाउंड्स को, सारे हाइड्रोजन के साथ जितने भी कंपाउंड्स हैं ग्रुप 15 के, उन्हें बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ के क्रम में लिखिए। तो आप लिखने वाले हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, NH3 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी PH3 में, बच्चों PH3 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ASH3 में, इससे ज्यादा होगी SBH3 में, और सबसे ज्यादा होगी दैट इज BiH3 में। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। तो आपने आंसर लिखना है, बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो आप लिखेंगे साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें इन्हें बढ़ते हुए बॉन्ड एनर्जी के क्रम में लिखिए। अब हम जानते हैं बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना वीक होता है, और उसे तोड़ने में उतनी कम एनर्जी देनी पड़ती है। बड़ी चोक को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, छोटी सी चोक होगी उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और मुंह से काटनी भी पड़ सकती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड छोटा है, इसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा NH3 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम PH3, उससे कम ASH3, सबसे कम SBH3, और उससे कम हो जाएगी BiH3। राइट? इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो इसका रीजन क्या दोगे? आप कहोगे साइज बढ़ता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, जोड़ते चले जाओगे, शब्दों को जोड़ते चले जाओगे, और बिगर इज द बॉन्ड लेंथ, लोअर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। बिगर इज द बॉन्ड लेंथ, लोअर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, अगर हम हीट करें, थर्मल स्टेबिलिटी, अगर हम हीट करें तो हीट के सामने कौन लंबे समय तक टिक पाएगा? भैया जो कमजोर होगा जल्दी टूट जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी। कमजोर वो होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। हीट करना शुरू करोगे, थर्मल, क्लियर है, हीट करना शुरू करोगे, ये जल्दी टूट जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद PH3, फिर आ जाएगा ASH3 बच्चों, उसके बाद आ जाएगा SBH3, और इसके बाद आ जाएगा BiH3।
ये ऑर्डर हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। भैया रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट कह लो या एसिडिक स्ट्रेंथ भी, कौन जल्दी हाइड्रोजन छोड़ेगा। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन छोड़ता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से हाइड्रोजन निकल नहीं पाता है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जैसे डाउन द ग्रुप आओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा और बिस्मुथ से हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन छोड़ता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर हो जाएगा NH3 से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट PH3, PH3 से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ASH3, उससे बढ़िया SBH3 और सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा BiH3। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या ऑर्डर होगा, साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आए अरेंज द कंपाउंड्स, इन सभी कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ग्रुप 15 के साथ जो हैं उन्हें बढ़ते हुए रिड्यूसिंग एजेंट के क्रम में अरेंज करो। तो लाइनें भी तो लिखनी है ना, ऑर्डर भी लिखोगे, अब उसका रीजन भी आप लिखोगे। रीजन हमेशा याद रखना, पहले दो लिखना और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन है फिर बॉन्ड एनर्जी का लिखना, थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन है पहले दो ये लिखना फिर थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में लिखना। आपसे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चन है, पहले दो को लिखना फिर सीधा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखना। कैसे, बिगर इज द साइज, बिगर विल बी द बॉन्ड लेंथ, या मोर इज द साइज, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना अच्छा होता है। डायरेक्टली तीसरी बार उसी पॉइंट पे आ जाओ, इन दो को बोलो और फिर सीधा उसके बारे में बोल दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है इन्हीं पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिक्विफिकेशन को लेकर। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, ये सारे गैसेस होते हैं, सारे गैसेस होते हैं। अब इनके कॉमन नेम कुछ इस प्रकार हैं। कॉमन नेम, इसे अमोनिया कहते हैं, नोट करिए साथ के साथ, दिस इज अमोनिया। इसको फॉस्फीन कहते हैं, ये है अमोनिया, ठीक है बच्चों, ये है फॉस्फीन, इसको फॉस्फीन कहा जाता है, इसको आर्सीन कहा जाता है, आर्सीन कहा जाता है, इसको स्टीबाइन कहा जाता है, दिस इज नोन एज स्टीबाइन, इसको हम बिस्मुथाइन कहते हैं, बिस्मुथाइन। अब इन गैसेस को इस ऑर्डर में लिखना है कौन कितनी जल्दी लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई वो गैस बहुत जल्दी होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चेक करने होते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वो सबसे जल्दी लिक्विफाई होती है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जल्दी से गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करना होता है। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है NH3, तो सबसे जल्दी जो लिक्विफाई होगी वो NH3 गैस होगी। तो पहले आप चेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बाकी तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, फिर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद देखा जाता है वंडरवाल्स फोर्स, और वंडरवाल्स फोर्सेस डिपेंड करते हैं साइज पे। जिसका साइज ज्यादा उसमें वंडरवाल्स फोर्स ज्यादा, उसकी लिक्विफिकेशन की एज ज्यादा। तो उसके बाद सबसे बड़ा साइज BiH3 का होगा, इसमें वंडरवाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे, फिर ये लिक्विफाई होगी। उसके बाद स्टीबाइन होगी, उसके बाद आर्सीन गैस होगी और सबसे बाद में जाके लिक्विफाई होगी फॉस्फीन। तो यहां पर दो फोर्सेस देखने हैं, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है बच्चों। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा तो वांडरवाल्स फोर्सेस देखने हैं जो डिपेंड करते हैं साइज पर, जो डिपेंड करते हैं साइज पे। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही लॉजिक पर। अब आपसे कहता हूं
लो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट, फिर इसी तरह की सेम कंपाउंड्स, सेम प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों आपसे करते हैं बिल्कुल सेम सारे के सारे कंपाउंड्स ग्रुप 16 के हाइड्रोजन के साथ कौन कौन से कंपाउंड हैं। अब ग्रुप 16 को भी साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। अब हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे H2O, H2S, H2SC, H2TE। पहला क्वेश्चन आएगा भाई बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज करो। सीधी सीधी सी बात है, साइज ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ऑर्डर ये हो जाएगा, H2O से बड़ी बॉन्ड लेंथ H2S, उससे ज्यादा H2SC, सबसे बड़ी होगी H2TE। राइट। क्वेश्चन आएगा बॉन्ड एनर्जी के क्रम में अरेंज करो, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। क्लियर है। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा H2TE में होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी H2O की होगी। अब आपसे कहा जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी के क्रम में अरेंज करो। बिल्कुल सेम पैटर्न। स्टेबल वो ज्यादा होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, जिसका बॉन्ड मजबूत होगा। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी H2O की, बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत H2O का होगा, स्टेबल भी H2O सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। भैया जो जल्दी हाइड्रोजन छोड़ेगा, हाइड्रोजन जल्दी वो छोड़ेगा जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे जल्दी हाइड्रोजन आपका छोड़ेगा H2TE। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट H2TE होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में दो चीजें देखनी है। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ईजियर विल बी द टेंडेंसी टू लिक्विफाई। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करेंगे, यानी कि नंबर 1 पे होगा H2O, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये वाटर जो वेपर्स होते हैं वो सबसे जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, सबसे जल्दी लिक्विफाई होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाता, ये नहीं बनाता, ये नहीं बनाता। अब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे और उसकी टेंडेंसी लिक्विफाई होने की सबसे जल्दी होगी। तो अब इन तीनों में ये बाजी मारेगा, नंबर 2 पे ये आएगा, उससे साइज कम इसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होंगे, नंबर 3 पर ये आएगा, और नंबर 4 पे लिक्विफिकेशन के लिए ये आएगा। तो सारे क्वेश्चन सेम है। पैरेलल दोनों ग्रुप आपके तैयार होते जा रहे हैं, एक ग्रुप को पढ़ रहे हैं, दूसरे का रिवीजन अपने आप हो रहा है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बोर्ड के लिए। अमोनिया पे, फॉस्फीन पे, आर्सीन पे, स्टीबाइन पर आपका जो बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके बेसिक कैरेक्टर को लेकर। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनके बेसिक कैरेक्टर को लेकर, बेसिक नेचर को लेकर। आपसे क्वेश्चन आता है इन सभी को बढ़ते हुए बेसिक नेचर के क्रम में अरेंज करिए। अब बच्चों NH3, PH3, फॉस्फीन, आर्सीन, पहला सवाल तो यही आता है SbH3 और BiH3। भैया सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि ये बेस क्यों है। बेस इसलिए है, कोई भी हो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सब पे एक एक लोन पेयर है, और जिन पे लोन पेयर होता है और वो उसे देने की टेंडेंसी रखते हैं उनको बेस कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, भाई ये बेस क्यों है। ये बेस इसलिए है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अब जो जितनी जल्दी से लोन पेयर दे देता है वो उतना अच्छा बेस कहलाता है। एक बार अमोनिया लोन पेयर दे, और ये लोन पेयर लेता कौन है, H पॉजिटिव लेता है, बनाता क्या है, अमोनियम आयन। और एक बार ऐसे ही बढ़ते जाओगे, सीधा BH3 की बात करो, BiH3 की बात करो, एक बार लोन पेयर आपका BiH3 दे H पॉजिटिव को। अब भैया जो जल्दी से लोन पेयर दे देगा वो उतना बढ़िया बेस। अब यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने और इसका आंसर लिखना। फिर बेटे डिफरेंस आएगा, यहां लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, यहां बिस्मिथ पे है।
नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और उस पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। छोटे साइज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, लोकलाइज्ड है, ज्यादा बिखरी हुई नहीं है, छोटे एरिया पर ही है। जबकि बिस्मिथ की बात करते हैं तो बिस्मिथ का साइज बड़ा होता है और बड़े साइज पर बड़ा साइज होता है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बड़े एरिया पर फैली हुई है। तो बड़े एरिया पर जब लोन पेयर को फैलाओगे बड़े साइज पर, तो वो बिखर जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। यहां पर लोकलाइज्ड है, इकट्ठा है, तो H पॉजिटिव आएगा और जल्दी से आराम से इसकी परिक्रमा लगा लेगा और जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके निकल जाएगा। जबकि यहां पर अगर H पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड नहीं है, इकट्ठा नहीं है, बिखरी हुई है बड़े एरिया पर। तो भैया वो कलेक्ट करते 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 उसको लगेगा समय, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लोन पेयर को यहां से लेके निकलने में उसे समय लगेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड है, H पॉजिटिव जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाएगा। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देता है वो उतना अच्छा बेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू द लोकलाइजेशन, नोट करो आंसर, ये है आंसर, ड्यू टू द लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन स्मॉल साइज नाइट्रोजन इट इज मोर बेसिक। जबकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड की जगह हो जाएगी डिस्पर्स, या कह देंगे डीलोकलाइज्ड। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से कलेक्ट करना और लेके निकलना उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, या हम कह सकते हैं वहां से जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके नहीं निकला जा सकता, जिसकी वजह से BiH3 सबसे लीस्ट बेसिक होता है और लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ऑन स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से लेके निकला जा सकता है, या ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, जिसकी वजह से अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बेसिक कैरेक्टर इस तरीके से घटता जाता है। क्लियर है? ये डायग्राम बना दोगे, इसकी मदद से जल्दी से समझ जाओगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीनशॉट लो। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है बॉन्ड लेंथ को लेकर, बॉन्ड एंगल को लेकर। पूरी केमिस्ट्री में बच्चों अगर कभी भी बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल को लेकर, तो हमेशा याद रखना जब भी पूरी केमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है हमेशा 3 चीजें चेक करो। पहले इसी सीक्वेंस में हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर चेक करो। जिस पे लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। और तीसरा, साइज ऑफ सेंटर एटम चेक करो। तीसरे नंबर पे साइज, जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी में sp है, सबसे पहले अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं BeCl2 और BF3। आपसे क्वेश्चन आए बताओ भी बॉन्ड एंगल ज्यादा किस में होगा, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। यहां sp है, यहां sp2 है। अब हम जानते हैं sp में बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 में 120 होता है, तो बड़ा बॉन्ड एंगल यहां होगा। चेक कर लिया। उसके बाद कई बार ऐसा एग्जांपल आएगा जब आंसर लोन पेयर से निकलेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो लोन पेयर पे जाओ। एग्जांपल CH4 और NH3। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है बच्चों, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर लोन पेयर पे जाओ। लोन पेयर आ जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। जितने ज्यादा लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। यहां पर लोन पेयर है नहीं, यहां पर लोन पेयर है,
लोन पेयर आते ही बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा होगा। कई बार ऐसा होगा हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, लोन पेयर भी सेम होगा, फिर थर्ड फैक्टर पे जाओ साइज पे, इसी सीक्वेंस में। अब बोर्ड का क्वेश्चन क्लास 12th का ये आता है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल NH3 में और PH3 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो इनमें। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे 3 एटम अटैच हैं, एक लोन पेयर, 3 एटम एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, लोन पेयर पे जाओ, यहां एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, लोन पेयर से भी बात नहीं बनी, फिर तीसरे फैक्टर पे जाओ। तीसरा फैक्टर है साइज। सेंटर एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। यहां सेंटर एटम नाइट्रोजन है, यहां सेंटर एटम फास्फोरस है, सेंटर एटम बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। इसका मतलब NH3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और PH3 में कम होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए H2O में और H2S में, आपसे पूछ लिया जाए ग्रुप 16 में, सेम क्वेश्चन बनेगा। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं और H2S में भी 2 लोन पेयर होते हैं, आपसे बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाए, यहां sp3, यहां sp3, 2 लोन पेयर, फिर साइज ऑफ एटम, सेंटर एटम का साइज जहां छोटा होगा बॉन्ड एंगल वहां ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल H2O में ज्यादा होगा। आशा करता हूं सारा कॉन्सेप्ट आपसे समझ में आ गया होगा ठीक से। एक क्वेश्चन और कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है बॉन्ड एंगल को लेकर। आपसे पूछते हैं भाई बताओ अमोनिया में और NH4 पॉजिटिव में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। अरे यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां एक लोन पेयर, यहां है ही नहीं, जहां लोन पेयर आ जाएगा बॉन्ड एंगल वहीं कम हो जाएगा। इसका मतलब NH4 पॉजिटिव में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट समझाया गया, आपको समझाया गई कोवेलेंसी और लास्ट में कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। आशा करते हैं बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।